आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद जफ़ीर। क्या वज़ीर आज़म माफिया के सामने बेबस हैं? एक बार फिर एनआरओ की गूंज। वज़ीर आज़म से कौन एनआरओ मांग रहा है? पिछले दिनों डील की बातें हो रही थी, उसकी तरदीद भी आई आईएसपीआर की तरफ से। और प्राइम मिनिस्टर की कल की जो गुफ्तगू थी, अवाम के सवालात के जवाबात दे रहे थे, उस सिलसिले में उन्होंने एक बार फिर तनकीद का निशाना बनाया अपोजिशन को, और ख़ास तौर पर टारगेट किया उन्होंने माफियाज़ को। लेकिन इन सब के ख़िलाफ़ एहतसाब करना और इनको जो जितनी भी करप्शन है उसका दावा इमरान खान पिछले 3 साल से करते आ रहे हैं, लेकिन 3.5 साल गुजरने के बाद भी वो आज यही कह रहे हैं कि माफियाज जो हैं वो कंट्रोल नहीं हो रहे, और इनको कंट्रोल करने का दावा वज़ीर आज़म बारहा कर चुके हैं। क्या वजह है? और किस ख़ास तौर पे जो प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे कि अगर मैं निकाला गया तो मैं ज़्यादा ख़तरनाक होगा, और ये इशारा किस तरफ था? और क्यों प्राइम मिनिस्टर को लगता है कि शायद वो मुद्दत पूरी नहीं कर सकेंगे? एक तरफ दावे हैं पीटीए की तरफ से कि वो अगले 5 साल के लिए भी आ रहे हैं, दूसरी तरफ इस तरह के बयानात से बज़ाहिर ये लग रहा है कि शायद सब अच्छा नहीं है। और सदारती निज़ाम के हवाले से उन्होंने कहा, और सदारती निज़ाम बज़ाहिर जो माहौल बन रहा है, अब वो यही लग रहा है कि शायद सदारती निज़ाम वाला तजर्बा किया जाए। लेकिन ये एक और जो स्टेप होगा, अगर इस तरह का कोई इक़दाम किया गया, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये काबिल कबूल होगा। और ख़ास तौर पे जो अपोजिशन जमातें हैं वो इस तरह इस सिस्टम को लाने में वो हुकूमत का या किसी इदारे का साथ देंगी। लेकिन माहौल बन रहा है, और माहौल जब बनता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ ज़रूर होता है। इस पर भी बात करेंगे। ख़ास तौर पे सिंध का बलदियाती तरमीमी बिल जो है वो इस वक्त उसके ख़िलाफ़ सिंध में अपोजिशन जमातें सरापा एहतजाज हैं। बड़ी एक अजीब सी सूरत हाल है। एक तरफ सिंध हुकूमत प्रोटेस्ट कर रही है, किसान मार्च को लेकर मार्च कर रही है और वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ मार्च कर रही है, और उसी सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ सिंध में अपोजिशन जमातें प्रोटेस्ट कर रही हैं। कारकर्दगी ना तो वफाकी हुकूमत की है और ना ही सूबाई हुकूमतों की ऐसी है कि अवाम के सामने रखी जाए या अवाम खुश हों। लेकिन मार्च हर तरफ हो रहा है, मार्च से पहले मार्च। इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं पैनलिस्ट मलिक इमरान साहब हैं, सीनियर रहनुमा है एमक्यूएम पाकिस्तान के। मलिक साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मिर्ज़ा आलम बेग साहब, सीनियर तजियाकार हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। बेग साहब खुश आमदीद कहते हैं शो में आपको भी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं जनाब नजमी आलिम साहब, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। नजमी आलिम साहब आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। गुफ्तगू आज मलिक साहब आपसे करेंगे, और ख़ास तौर पे सिंध की सियासत पे बात करेंगे। किस तरह देखते हैं? एमक्यूएम प्रोटेस्ट भी कर रही है। सबसे तगड़ा जो प्रोटेस्ट हमें नज़र आ रहा है इस वक्त जमात इस्लामी, उनका मुसलसल धरना चल रहा है। पीएसपी भी सरापे एहतजाज है, आपने भी एहतजाज किया, पिछले हफ्ते भी लगातार एहतजाज कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये बिल जो है वो रिव्यू होगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है इसमें कोई तरमीम करेगी? बहुत शुक्रिया ज़फ़ीर भाई। मैं सबसे पहले आज से 3 रोज़ कबल हमारे एक तहरीकी साथी को अदालत के सामने बेदर्दी से कत्ल किया गया, मैं उसकी शदीद मज़म्मत करता हूँ। उसके बाद जहाँ तक जमात इस्लामी या दिगर जमातों की एहतजाज की बात है, जब ये बिल पेश किया गया तो असम्बली में सबसे पहले एमक्यूएम ने इसकी मुखालफत की। और इस बिल से पहले भी 2017 में हमने इस बल्दियाती निज़ाम के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन दायर की है, जो अभी तक वहाँ पे पेंडिंग पड़ी है। तीसरी बात है कि जब से ये हुआ है कौमी असम्बली से लेकर, उस आपने देखा होगा चंद दिनों पहले फैसल सब्जवारी भाई ने सेनेट में भी इस हवाले से सेक्रेटरी सेनेट को अपने तहफ़्फ़ुज़ात जमा करवा दिए कि भाई सिंध के हवाले से, तरमीमी बिल के हवाले से। तो जहाँ तक इस हवाले से बात है तो एमक्यूएम पाकिस्तान के कन्वीनर से लेकर आवाम तक हमने सबसे पहले शहर के तमाम जितने कॉर्नर थे सब कॉर्नर में हमने पब्लिक को इकट्ठा किया और इसके ख़िलाफ़ मुज़ाहिरा किया। उसके बाद हमने तमाम जमातों के साथ मिलकर एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस भी की। तमाम जमातों को यहाँ पे जितने स्टेक होल्डर थे, चाहे वो असम्बली में है या असम्बली के बाहर है, उनको हमने बुलाया और इस पर हमने उनसे भी राय ली और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। उसके बाद आप देख रहे थे कि गाहे बगाहे वक्तन फ़वक्तन एमक्यूएम अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराती रही सिंध असम्बली के अंदर, सिंध असम्बली से बाहर, और अभी हमने अपोजिशन से मिलकर भी एहतजाज किया है। मगर यहाँ पर बदकिस्मती की बात यह है कि जब एक हुकूमत कोई बिल लाती है या कोई बिल पास करती है, उसको सबसे पहले उस पर बहस की जाती है। उसको असम्बली में पेश करने से पहले तमाम
वहाँ पे जो स्टेक होल्डर्स है उनको बुलाया जाता है, उनसे बहस की जाती है। और यहाँ पे जमहूरियत का चैम्पियन ख़ुद को कहने वाली जमात रातों रात बिल बना कर सुबह जो है उसको असम्बली में पेश करती है। और MQM तो अपनी जगह अपोजिशन लीडर को उस बिल पर बहस की इजाज़त नहीं मिलती है, और वो एक तरह से देखिए ये तो हो गया, ये हम पिछले जब से बिल पेश हुआ ये बात हो रही है। हल क्या है? प्रोटेस्ट आपने किया, बड़ा माने हेज प्रोटेस्ट था, कोई वो पावर नहीं नज़र आई जो MQM का खासा नज़र आता था। और फिर जब MQM और बाकी जमातें सिवाय जमात के और PSP के इनके पास प्रपोजल थे, आप लोगों के पास तो बल्दियात के हवाले से प्रपोजल ही नहीं था, तो वो चीज़ असेंबली में क्यों डिस्कस नहीं हुई? असल में पहली बात है, असेंबली में प्रपोजल उस वक्त डिस्कस होता है जब आपको मौका दिया जाता है। तो जब बिल पास होते है उसके बाद प्रपोजल नहीं दिया जाता, सबसे पहले उसको सस्पेंड करने पर बात होती है। जहाँ तक प्रपोजल की बात है तो इस मुल्क में बल्दियाती निज़ाम को अमली तौर पर मुतारिफ करने का जो सेहरा है वो MQM को ही जाता है। आपको बेहतर पता है कि बल्दियाती निज़ाम को यहाँ पे लोगों ने पहचाना है उस वक्त जब MQM के यहाँ से मेयर मुंतखब हुए फारूक सत्तार भाई, उन्होंने वहाँ से कराची में पहली बार इस मुल्क में मास ट्रांजिट मंजूर कराया, जो कि पीपल्स पार्टी की करप्शन की नज़र हो गया और उसको साइड पे लिया गया। तो दूसरी बात ये हमारे पास जो आपने फारूक भाई का MQM का, तो फिर वसीम अख्तर का भी कोई काबिले जिक्र जो है वो कारनामा? असल में वसीम अख्तर भाई जब से मेयर बने आखिरी रोज़ तक, आज जो जमात इस्लामी से लेकर तमाम जमातें यही कह रही है कि वसीम अख्तर के पास इख्तियारात नहीं थे। अच्छा। तो मेयर बनाते वक्त मुर्तज़ा वहाब ये कह रहे हैं कि उन्हीं इख्तियारात के साथ हम डिलीवर कर। असल में मुर्तज़ा वहाब तो इस सूबे में दूसरे से वज़ीर आला है, तो वो बिलावल से उसको डायरेक्ट अप्रोच हासिल है। बेग साहब, आप मलिक साहब बड़ी सादगी से बातें बता रहे हैं कि MQM की वजह से बल्दियाती इंतखाबात जाने जाते हैं, या बल्दियात का सिस्टम कराची का जिक्र कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि वाकई MQM वो MQM और अब आज की MQM इशारों पे चल रही है, वो MQM जो इशारों पे चलाती थी? बहुत शुक्रिया ज़फ़ीर। सबसे पहले तो मैं अपने दोस्त की इस बात को आगे बढ़ाऊँगा कि इन्होंने जिस तरीके कहा कि वाकई MQM ने अवामी सतह पर लोगों को उजागर किया उस तरीके से कि जी ये बल्दियाती निज़ाम क्या होता है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें, ये चीज़ इसका दावेदार जमात इस्लामी है, वो कहती है जी हमने मुतारिफ करा है। इस बात का जो फैसला है मेरे ख्याल में आवाम को बेहतर पता है, मुझसे आपसे ज़्यादा आवाम जानती है कि बात यह है कि डिलीवर क्या किया गया। डिलीवर तो ना MQM ने किया ना किसी और जमात ने किया। हमेशा जब इख्तियारात थे उनके पास तो इख्तियारात को भूल के वो सिर्फ अपने ज़ाती मफादात को सामने रखते रहे। जब इख्तियारात चले गए तो ये रोने गया हमारे पास इख्तियारात नहीं है। आज जिस लोगों की बात की जा रही है वो माजी का तस्करा बन गए हैं। मौजूदा हालात के अंदर अगर हम देखें तो इस वक्त जो बिल पास हुआ है वो दरहकीकत वफाक की नुमाइंदगी की गई है। जिस तरह वफाक में जब तमाम जमातें खड़ी होती हैं और कहती हैं अपोजिशन जो होती हैं कि जी हमें मौका नहीं दिया गया, आज सिंध के अंदर वही चीज़ की गई है। तो उसकी वजूहत क्या है? मेरे ख्याल में वही लोग हैं जो पार्लियामेंट में बैठे हैं। अगर वो उस वक्त उसकी शदीद मजम्मत करते और अवामी सतह पर एहतजाज किया जाता या ये बात नोट की जाती असेंबली के फ्लोर से लेकर अवाम तक, तो मेरे ख्याल में सिलसिला वहीं थम जाता। लेकिन आज क्या होता है, मेरी बारी और तेरी बारी के नज़र ये सारे हालात हो रहे हैं। आज उनका मौका है पीपल्स पार्टी का तो वो कर रही है, कल इनका मौका आएगा तो ये करेंगे। ठीक, लेकिन इसके साथ साथ मैं नजमी आलम साहब के पास भी जाऊँगा। मैं चाह रहा हूँ आपका एक पॉइंट और ले लूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ प्रोटेस्ट भी हो रहा है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाक के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है। अवाम को कुछ दिया, सिंध हुकूमत ने 15 सालों में पिछले मसलसल सूबे में हुकूमत कर दी है, और वफाकी हुकूमत का तो सबको पता ही है। सर आवाम को तो बेरोज़गारी मिली, ठीक है, आवाम को आज भी वो सहूलियात मौजूद नहीं है जिसकी हम सिंध से या सिंध हुकूमत से उम्मीद रखते थे। यही बात जब वफाक की आती है, यही सिंध हुकूमत सेम यही चीज़ें वहाँ कर रही है। दर हकीकत मैंने आपको पहले भी कहा ना कि अपनी और मेरी बारी का इंतजार हो रहा है और कुछ भी नहीं है। अब जब इनके पास कुछ नहीं है तो कहा जा रहा है हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। जब इनके पास इख्तियारात आ जाएंगे वफाक की सतह पर, देखिए 18वीं तरमीम आपके सामने है ना। उस तरमीम की बुनियाद किसने रखी, आज उससे फ़ायदा किसने लिया? तो इसका मतलब ये है कि जो लोग असेंबली में जाके बैठ गए हैं उनको अपने गिरबानों में झांकने की जरूरत है। उनको ये बात मान लेनी चाहिए कि आज निकल तमाम फैसला अवाम ने करना है। अवाम ने करना, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, अवाम ने करना है। नजमी आलम साहब, गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चूँकि सूबे में मुसलसल 15 साल से आप इक़्तिदार में हैं, दूसरी तरफ आप वफाकी हुकूमत के खिलाफ हमेशा से पिछले 3.5 सालों से हम यही देख रहे हैं कि आप की और वफाकी हुकूमत एक पेज पे नहीं आ सके। जो भी डिसीजंस हों, चाहे वो कोविड-19 के वाले से हों, कराची की डेवलपमेंट के वाले से हों, लेकिन मौजूदा हालात में ये जो तरमीमी बिल आया है, इस बिल को लेकर सिंध में और तमाम अपोजिशन पार्टीज़ जो हैं वो एहतजाज कर रही हैं। सिंध असम्बली बंद है, वहाँ पे चूँकि प्रोटेस्ट कर रही है जमात इस्लामी, PSP प्रोटेस्ट कर रही है, MQM पाकिस्तान प्रोटेस्ट कर रही है, PTI प्रोटेस्ट कर रही है। इससे आप अपोजिशन जमातों को ऑन बोर्ड क्यों नहीं लेते नजमी आलम साहब?
जी नजमी आलम साहब सुन सकते हैं आप मुझे? नजमी आलम साहब तक हमारी आवाज़ शायद नहीं पहुंच पा रही। नजमी आलम साहब सुन सकते हैं आप मुझे? कोशिश करेंगे नजमी आलम साहब से हमारा राब्ता बहाल हो सके। और मलिक साहब, बेग साहब भी जो बात कह रहे हैं इसमें तो कोई शक नहीं, आप जो प्रपोजल की बात कर रहे हैं वो बात बिल्कुल डिफरेंट है। सबको पता था, हमें भी पता था कि पाकिस्तान पार्टी इस तरह का कानून ला रही है। उसके लिए जब आपको उन्होंने प्रपोजल दिए, उन्होंने चीज़ें दी, शेयर की, उस वक्त तो आप सब अग्री हो गए। उसको असम्बली में लाने ही नहीं देना चाहिए था। उससे पहले अवाम में जा सकते थे। ठीक है, अक्सरियत उनकी है, ज़रा बिल उन्होंने पेश करना था। ये 2013 में भी हमें नज़र आया, 2013 से 18 के दरमियान आप कभी हुकूमत का हिस्सा रहे, इन आउट आपका लगा रहा, लेकिन बिल जब वो पास कराते थे आप बाहर प्रोटेस्ट करते थे, अंदर वो बिल पास करा देते थे। तो आज कराची के आम आवाम ये हमारा सर्वे है, वो ये समझते हैं कि एमक्यूएम तो बी टीम बनी हुई थी। अच्छा, सबसे पहले मैं बिग साहब का मशकूर हूँ कि उसने एक बात की कि एमक्यूएम ने क्या डिलीवर किया है। तो 1984 से पहले आप अगर कराची की हालत देखेंगे तो वो लाड़काना और बदीन जैसे शहरों में शुमार होता था। फारूक सत्तार के मेयर होने के बाद कराची के फारूक सत्तार जब मेयर मुंतखब 88 में जब फारूक भाई यहाँ के मेयर 70s में कराची में ना गोरे आते थे, कराची टूरिस्ट का घर था, कराची ही रोडें धुला करती थी। ये इतना ना करें, अब मैं सिर्फ एक अर्ज कर लूं। अच्छा कर ले। जो 70s में गोरे आते थे, इसी 47 से पहले इस मुल्क में रोजगार इतना ज्यादा था। 47 के इस मुल्क के आजाद होने के बाद अमेरिकन करेंसी हमसे पीछे थी, हमारी करेंसी आगे थी। अगर हम उस दौर में जाए, लेकिन जब से यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 1973 के बाद यहाँ पे कोटा सिस्टम राइज किया तो सिंध का तंजीली शुरू हो गई। जब कराची मैं सिर्फ एक अर्ज कर दूं, आपके सवाल पे आ रहा हूँ। बेग साहब ने क्या कि आप लोगों ने कहा किया क्या है। आज भी जो 13 साल पहले काम हुआ है, इसमें मीडिया आप किसी से भी पूछ लिए, वो काम एमक्यूएम ने किया है। अगर आप किसी ब्रिज पे जाते, किसी रोड पे जाते, कराची को रोशनास कराने में, आज तो कराची के कोने कोने में तबाह करने में मैं सिर्फ अर्ज कर रहा हूँ। कराची को अगर आप इसको तबाह करना कहते कि पहले कराची पर लाहौर व इस्लामाबाद में लोग बैठकर कामयाब होते थे और उनके फैसले जो थे, कराची के फैसले कराची से बाहर ड्राइंग रूम्स में होते थे। अब कराची के नौजवान लड़के, वो लड़के जो कराची के आम नौजवान थे, उनको हमने असेंबली में पहुंचाया। आज कराची में जो आज आवाज उठ रही है, आज आपने जो पहचान दी वो पहचान बता सकते हैं। मैं बता रहा हूँ भाई, कराची हमने पाकिस्तान में सिर्फ एक अर्ज कर लूं कि एमक्यूएम ने पाकिस्तान को सिर्फ यानी पाकिस्तान को पहचान दी कि पाकिस्तान में 2% के बजाय 98% भी इस मुल्क के मालिक है और आम आदमी भी ईवान में पहुंच सकता है। चलें ठीक है। नजमी आलिम साहब आवाज आ रही है आपको? नजमी आलिम साहब सुन सकते हैं आप मुझे? आपकी आवाज फिर गायब हो गई भाई। जी नजमी आलिम साहब, मेरा सवाल आपसे ये था, पैनलिस्ट की गुफ्तगू आपने सुनी होगी, वो ये कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत 15 साल में डिलीवर करने में नाकाम रही। वफाक के खिलाफ आप किसान तहरीक चला रहे हैं, मार्च कर रहे हैं, लेकिन सिंध में चूंकि जो बल्दियाती तरमीमी बिल है उसके खिलाफ अपोजिशन जमातें सरापा एहतजाज हैं, ये मसला हल करें 18वीं तरमीम के बाद। देखिए सर, दो बातें मैं कर लूं उस पे। जी अपोजिशन जो सरापा एहतजाज है, एमक्यूएम, पीटीआई या जीडीए, ये तो जो मुल्क के हकीकी मसाइल हैं, महंगाई, बेरोजगारी, कराची को गैस न मिलना, बिजली महंगी, पेट्रोल महंगी, से लोगों की तवज्जो हटाने के लिए कराची के लोगों को ये पीटीआई की बी टीम कर रही है एमक्यूएम। अच्छा, उसमें जीडीए भी शामिल है। भाई जो कराची के असली इशू है, जो गैस के बगैर बैठे हुए लोग, बिजली हर रोज महंगी हो रही है, उस पर कोई बात क्यों नहीं करता? जो पूरे पाकिस्तान का इशू है उस पर एमक्यूएम को क्यों खामोश है? क्योंकि नौकरी कच्ची हो जाएगी। जहां दूसरी बात की कि भाई ये 15 साल, हाँ हम बैठे हुए, हमें लोगों ने मुंतखब किया है, हम किसी के किंग्स पार्टी बन के नहीं आए, किसी के आशीर्वाद से नहीं आए कि आज हम बोल रहे हैं कि मुझे हटाया गया तो मैं ये बातें कर दूंगा, ये कर दूंगा। वो जिसको सुना रहे हैं वो सुनाते रहे, लेकिन हमें सिंध के, और पहले लोग समझते थे कि जी कराची में पीपल्स पार्टी नहीं, लेकिन कराची के 2 बाय इलेक्शन ने ये साबित कर दिया कि अब कराची में, कराची के अवाम पीपल्स पार्टी की तरफ देख रहे हैं। NA 249 में एमक्यूएम का जो हाल हुआ, पीटीआई का जो हाल हुआ, वो सबके सामने है। ठीक है नजमी आलिम साहब, बल्दिया तक से हार गई है, ये बल्दिया तक से हार गए एमक्यूएम।
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आज मैं चाहूंगा मैं इस पे मलिक साहब रिस्पॉन्ड करें कि देखिए कुछ भी है नापने का कारकर्दगी नापने का पैमाना जहाँ जमहूरियत में जो कारकर्दगी है वो वोट से ही होती है ना। वोट तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ले रही है, कैंटोनमेंट में भी ले रही है। एक तरफ आप दावे कर रहे हैं, दूसरी तरफ वोट उनको पड़ते जा रहे हैं। पहली बात तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 13 साल से सिंध पे बराजमान है और आज नजमी आलम साहब ये बात के फख्र कर रहे हैं कि उन्होंने बल्दिया जीता है। जो हाल इनका बल्दियात में हुआ है और जो बाई इलेक्शंस में हुआ है, पीपल्स पार्टी को तो लीड से जीतना चाहिए था। कराची और शेरी सिंध से आपको पता है एमक्यूएम ने हैदराबाद स्वीप किया बाई इलेक्शन, ये बल्दियाती इलेक्शन में जो कैंटोनमेंट इलेक्शन। तो आज इनके बिलावल साहब गए थे किसान मार्च में। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि अगर आज पीपल्स पार्टी की जगह हमने यहाँ पे हमें सिर्फ बल्दियात मिला है, मेरे भाई ने कहा बेग साहब ने केमकेम ने डिलीवर नहीं किया, हमें बल्दियात मिला। बल्दियात को आप देख रहे हो। जहाँ तक बात है एहतिजाज की, मेरे भाई कह रहे हैं कि हम खुद जीते। मेरे अर्ज ये है जब हमें जब हमें मुर्तजा वहाब अगर डिलीवर कर रहे होते तो कराची का ये हाल नहीं होता। यहाँ पे पानी की बूंद अगर गिरने से पहले रोडों पे लोगों का चलना महाल हो जाता है, तो ये डिलीवर करना नहीं होता। और मुर्तजा वहाब तो चीख के ये कह रहे कि हमें इख्तियार 4 महीने से मिला, इख्तियार 4 महीने से हमने कुछ भी नहीं किया। ये मुर्तजा वहाब साहब क्या नहीं, वो ये शहरी हुकूमत के हवाले से कह रहे हैं। नजमी आलम साहब ये कह रहे हैं कि मुर्तजा वहाब भी डिलीवर नहीं कर रहे और ना कराची डेवलप हुआ। आपका काम था सुबह 18वीं तरमीम के बाद इख्तियारात सूबे के पास थे, सूबे ने डेवलप करना था कराची को भी और दीगर शहरों को भी। कौन सा डबल स्टैंडर्ड है? एमक्यूएम का चेहरा कराची के अवाम के सामने आ चुका है। कराची के अवाम इनको रिजेक्ट कर दिया है। कराची के अवाम ने अब ये अपनी गिरी हुई साख को बचाने के लिए कभी लसानी फतवा खड़ा कर रहे हैं कोई, लेकिन अब इनका कराची में कोई मुस्तकबिल नहीं। नदवी साहब, वो कौन सा पैमाना है जिसका आप समझते हैं कि अवाम ने रिजेक्ट कर दिया है? अब एमक्यूएम का कराची में कोई मुस्तकबिल नहीं है, लेने इसको कहते हैं ना कैंडिडेट भी नहीं मिलेंगे। अब देखिए तो सही इलेक्शन में। नदवी साहब, मिर्जा आलम बेग साहब आपको रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। जी नदवी साहब, आप जिस तरह कह रहे हैं ना कि अवाम ने रिजेक्ट कर दिया है, अगर रिजेक्ट का पैमाना सीटों से किया जाता है तो मेरे ख्याल में वफाक में जज पीटीआई बैठी है तो इसका मतलब है वो इलेक्टेड नहीं है, सिलेक्टेड नहीं, वो इलेक्टेड बैठी हुई है। तो फिर आप उसको क्यों नहीं मानते हैं? बात ये भाई मेरे कि सीटों से कोई पैमाना ना जाता, अवाम किसके साथ खड़ी हुई है। आप ये मान लें कि आज भी आप देखें, मैं एक अवामी सतह की बात कर रहा हूँ, आज भी अवाम को जो सूबाई सत्ता पर डिलीवर होना चाहिए था वो डिलीवर नहीं किया आप लोगों ने। आप मान ले कोटा सिस्टम देख ले, आप देख ले यहाँ पे डोमिसाइल सिस्टम देख ले, आप नौकरियां देख ले, आप कराची की तर्जुमानी की बात करते हैं। आप मुझे बताएं कि कराची का नौजवान आज कहाँ खड़ा हुआ है? हार गए तो ये सही हुआ था इलेक्शन? कौन सा इलेक्शन? ये 2018 का। सर 2018 का इलेक्शन आपको मुझसे ज्यादा पता। लड़काना में आप जीत गए, वो सही था। वर्कर है जो लड़काने में आप जीत गए, आपने उसको एग्री कर लिया। जहां आप हार गए, आपने एस्टेब्लिशमेंट को उसका जिम्मेदार ठहरा दिया, आपने वहां की हुकूमत को जिम्मेदार ठहरा दिया। आज बल्दिया की सीट जो आप लोगों ने निकाली है मुझसे ज्यादा, आप लोग बताएं कि वहां पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, रात तक वहां क्या रिजल्ट थे, सुबह क्या रिजल्ट आ गए। बात ये मेरे भाई, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं कि सीटें किसको मिली, हम ये कह रहे हैं अवाम को किसने डिलीवर किया। अवाम कराची की अब पीपल्स पार्टी की तरफ देख रही है और इंशाल्लाह ये आने वाले बल्दियाती सर ये कौन सी सियासी जमात है जिसको कोई आज जमात ये कह रही है? आज मलिक साहब, नजमी साहब लाइन पर क्या मलिक साहब कुछ ऐड करना मेरे नजमी आलम साहब, मेरे ख्याल में एक बार फिर वज़ीर बलोच और रवानवार साहब का वक्त हमें याद दिलाना चाहते हैं। कराची को तो अब जान छुड़ाइए, कराची ने उन लोगों से तो पीपल्स पार्टी को तो आपने जो आज आप अपनी गलती माने। देखिए आपने जिन नौजवानों की पहचान डिग्री हुआ करती थी ना, जिन नौजवानों की पहचान उनकी तालीम हुआ करती थी, आज वो नौजवान दरबदर फिर रहे हैं। क्लैचनिकोव के हाथ में दी वो कराची जो डॉक्टर पैदा करके देता था, जो वकील पैदा करता था, जो बड़े बड़े दानिश्वर पैदा करता था, वहां से कंटुटे तो पता नहीं क्या क्या नाम आए हैं। साहब ने जो तजिया के इसी तरह के तजिए चैनल्स पे बैठ के क्या करते थे कि एमक्यूएम के फला बंदे ने 400 कत्ल किए, 700 किए, वो सारे लोग 90 दिन रिमांड के बाद वो बाइज्जत बरी हुए, तो किसी चैनल ने नहीं दिखाया। आप मुझे एमक्यूएम में एक वो बंदा दिखाया जिसने उज़ैर बलोच की तरह बोला कि मैंने उर्दू स्पीकिंग के सरों से खेला है, पहली बात। दूसरी बात, उसने लिसानियत की। मैं लिसानियत पे आता हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर लिसानियत नहीं कर रही तो उसमें मैं कर सकता हूं। वफाक अहमद एक शख्सियत देखिए पीपीपी की कारकर्दगी पे बात हो सकती है, कम से कम इस चीज पे ना करें। भाई मेरी सुन ले, आपने आफाक भाई की बात की, मैं लिसानियत की बात कर रहा हूँ। हाँ तो वो तो प्रचार है ना, प्रचार के मकसद जबान की बुनियाद पे सियासत करना है। सिंध एक ही सूबा था, अपनी बात पे स्टैंड के खड़ा है, वो आदमी की नुमाइंदगी कर रहा है जिसका वो
मिसमैनेजमेंट कहलाता है। आप तो डिलीवरी नहीं कर पा रहे हो। मैं अगर हम डिलीवर नहीं कर पा रहे होते तो इस इलेक्शन के बावजूद इतने ऑपरेशन आप किसी और जमात पे करे। खालिद मकबूल भाई ने कल भी कहा जलसे पे खड़े होके कि 10 साल से हम पे गैर एलानिया पाबंदी। अब ये तो सारे वो लाडले हैं। मैं सिर्फ एक अर्ज कर लूं, अर्ज ये है, लिसानियत ये है कि आप एक ही सूबे में 2 निजाम राइज करते, एक कोटा सिस्टम के शहर वालों को जहां पे, अच्छा यहाँ पे इस कोटा सिस्टम को आपने खत्म करना था, करवाते ना क्यों नहीं? जब आप पावर में थे तब आप भी सियासत करते हैं ना इस पे, आप भी सियासत करते हैं इस पे। वो अक्सरियत से खत्म हो। पहली बात कोटा सिस्टम आपको कोटा सिस्टम, आपको महाजर कार्ड, आपको मजलूमियत कार्ड जो है वो सूट करता है, आपको सूट करता है ये चीजें। नजमी आलम साहब, सिंध की सियासत में ये लसानियत हम करना नहीं चाह रहे थे, बार बार ये चीज हो रही है। आफाक अहमद साहब क्या कह रहे हैं, एमक्यूएम का खुद एजेंडा क्या है, और ये कह रहे हैं कि टारगेट किलिंग जो हुई कराची में वो उसका सारा जो क्रेडिट है वो आपको जाता है। नजमी आलम साहब आवाज़ नहीं पहुंच रही है, और ब्रेक के बाद हम उनसे पूछेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी हमें शाहनवाज जदून साहब ज्वाइन करेंगे और उनसे पूछेंगे कि सिंध में ख़ास तौर पे एक इस पे हमारा प्रोग्राम का मकसद भी नहीं है और हम इस चीज़ को कभी भी सपोर्ट भी नहीं करते कि कोई लसानियत पे बात होनी चाहिए, लेकिन बार बार ये चीज़ें हो रही हैं। और क्यों वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत ऑन बोर्ड नहीं है? कराची के स्टेक होल्डर्स और उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, बिजनेस कम्युनिटी, सिविल सोसाइटी, तमाम लोग शामिल हैं। क्यों कराची का मुकदमा सही मानों में लड़ने में नाकाम रही? इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।